हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, इकोलॉजी क्या होती है, कितने इसके कंपोनेंट और सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो इकोसिस्टम, एक इकोलॉजी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है। और ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओइकस, है ना। ओइकस का मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस या हैबिटेट, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे रहा जा सकता है, रहा जाता है, यानी घर, हैबिटेट या ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे रहा जाता है, उसको ओइकस बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, है ना। प्लेस ऑफ लिविंग बेसिकली। लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो यानी कि जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे रहा जाता है, जो हैबिटेट है, जो हाउस है, उस जगह की स्टडी, हैबिटेट की या हाउस की उस जगह की स्टडी, इसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, स्टडी ऑफ हाउस, स्टडी ऑफ हैबिटेट, दैट इज नोन एज व्हाट? इकोलॉजी। अच्छा, ये जो टर्म है ये दी थी अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजी मतलब कि जो एनिमल और उनके हैबिटेट की स्टडी करते हैं। तो जूलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, और उन्होंने 1866 में ये टर्म दी थी, इकोलॉजी। सो आपसे ये भी टर्म भी पूछ लिया जाता है कि किसने इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी। तो उसमें एक आता है एजी टेंसले, एक आता है अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल यानी ई हैकल भी बोला जाता है कभी कभी, तो उन्होंने इकोलॉजी दी थी। और जो एजी टेंसले है, उन्होंने ऑर्थर जोस टेंसले, उन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। ई हैकल या अर्नेस्ट हैकल ने टर्म की थी कोई इकोलॉजी 1866 में। इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ओइकस हाउस या हैबिटेट, लोगस मतलब स्टडी। तो हैबिटेट की स्टडी या प्लेस की स्टडी, ड्वेलिंग प्लेस की स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। तो अभी इकोलॉजी क्या है? ये स्टडी है इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। देखिए, कोई भी जो इकोसिस्टम होता है ना, तो उसमें एक अबायोटिक फैक्टर होता है, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक अबायोटिक फैक्टर होता है। दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब जाके पूरा एक इकोसिस्टम फंक्शनल होता है ना। तो इस फंक्शनल इकोसिस्टम की स्टडी, यानी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर की स्टडी, फंक्शनैलिटी की स्टडी, कि वहाँ पे व्हाट प्रोसेसेस आर ऑन गोइंग देयर, सो इन सब की स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। तो यानी कि जिस जगह पे रहा जा रहा है, जो जो चीज़ें जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहे हैं, उनकी स्टडी को बोला जाता है व्हाट? इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इंटर रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? कि बायोटिक फैक्टर का रिलेशनशिप विद अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर का रिलेशनशिप विद बायोटिक फैक्टर। तो ये तो इंटरडिपेंडेंस है, ये जो इंटर रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का उनके अबायोटिक फैक्टर्स के साथ, तो इसकी स्टडी को ही बोला जाता है इकोलॉजी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उसकी स्टडी, घर की स्टडी। तो वही कि जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे इंटर रिलेशनशिप होगा बायोटिक और बायोटिक फैक्टर का, तो उसकी स्टडी। बस आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो की टर्म है दैट इज स्टडी, सॉरी। सो इसमें जो की टर्म है दैट इज स्टडी। तो इकोलॉजी जो है ना, वो स्टडी है, उस इंटरैक्शन की स्टडी को इकोलॉजी बोला गया है। और उस इंटरैक्शन को क्या बोला गया है? इकोसिस्टम। तो अभी हम क्योंकि इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि स्टडी को इकोलॉजी बोला गया है। स्टडी ऑफ व्हाट? इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, तो दैट इज इकोलॉजी। इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जितनी आई है, मास और एनर्जी फ्लो क्या है नेचुरल सिस्टम में। सो इन सब की स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है, तो जो बायोटिक फैक्टर है उनका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कुछ आएगी। इसके अलावा अगर अबायोटिक फैक्टर की हम बात करें, तो एनर्जी फ्लो होगा, मास फ्लो होगा नेचुरल सिस्टम में। सो इन सारी चीज़ों की स्टडी को ही क्या बोला गया? इकोलॉजी बोला गया। इसके साथ-साथ जो है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसमें कितने बायोटिक फैक्टर हैं, कितने अबायोटिक फैक्टर हैं, किस तरीके का पिरामिड फॉर्म हो रहा है, अ, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, और फंक्शन वो कैसे कर रहा है, क्या-क्या, मतलब मास एनर्जी फ्लो उसमें किस तरीके से फ्लो हो रहा है। सो इन सब की स्टडी है बेसिकली इकोसिस्टम के हर एक एलिमेंट की स्टडी, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, मास एनर्जी फ्लो हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हो, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो, या फिर इंटर रिलेशनशिप हो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। इन सब की स्टडी को क्या बोला गया? इकोलॉजी बोला गया है।
ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए जानना कि इट्स एनवायरनमेंट बिकॉज़ वी हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। तो ये चीज़, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर सोशल एनिमल बेसिकली, और वी हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट को, आसपास का जो अपना सराउंडिंग है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम? उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चाहे वो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में हो, क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में हो, ओजोन डिप्लीशन की फॉर्म में हो। सो वी आर like directly or indirectly somehow we are triggering the change and we are modifying the environment. कैसे? थ्रू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है नीड और ग्रीड। एज अ रिजल्ट ऑफ नीड और ग्रीड, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग जो है, या तो नीड के टर्म्स में या तो ग्रीड के टर्म्स में, मतलब या तो हमारी ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना, एक तो ज़रूरत की फॉर्म में हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर हमारी ज़रूरतें अगर पूरी भी हो जाती हैं तो वी वांट मोर, तो या तो नीड की फॉर्म में हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या तो हम ग्रीड की फॉर्म में। पर वन ऑन द अदर वे वी आर जस्ट यूजिंग, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग, एंड वी आर ओवर कंज्यूमिंग। सो वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर ओवर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन दिस वे वी आर जस्ट मॉडिफाइंग the natural system, we are just modifying the natural environment. So इसीलिए जो इकोलॉजी है उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी है। ठीक है, कि किस तरीके से सोसाइटल टर्म्स में, किस तरीके से पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिकल टर्म्स में, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में वो बदल रही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम इसमें देखें कि जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिलाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, या किस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है वो बना है, तो इसको हम लेवल बाय लेवल देखेंगे, हायरार्किकल फॉर्म में। हायरार्की में, हायरार्की मतलब लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले अगर आप देखो, ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है, मतलब हम बड़े लेवल से चलते हैं, या हम छोटे लेवल से भी चल सकते हैं, पहले हम बड़े लेवल से चल लेते हैं। पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स में ना बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, है ना, और उन गैलेक्सीज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स होंगे। तो मतलब सबसे बड़ा यूनिवर्स, फिर उससे छोटी गैलेक्सी आती है। वी आर गोइंग ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग में है। ध्यान रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो इंक्रीजिंग में जा रहे हैं। सो यूनिवर्स एक बड़े लेवल पे है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है, और उसमें एक क्या है, इकोसिस्टम है। और बहुत सारे उसमें, सॉरी इकोसिस्टम नहीं, गैलेक्सीज है बहुत सारी, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, है ना। अब उस बहुत सारे सोलर सिस्टम में से हम एक सोलर सिस्टम की बात करेंगे, हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं, है ना। सो अगर हम पूरे यूनिवर्स में से देखें तो पूरे यूनिवर्स में ना बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो हम अपनी गैलेक्सी की बात करेंगे, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो हम मिल्की वे की बात कर रहे हैं, यानी आकाश गंगा की हम बात कर रहे हैं। तो ये गैलेक्सी है, इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है। सो हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सन है, उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब वो जो सोलर सिस्टम है उसके सन है और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं अभी, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज अर्थ, है ना। अब जो अर्थ है, अर्थ पे क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो अर्थ के ना तीन स्फेयर्स होते हैं, एक होता है लिथोस्फेयर, एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है आपका लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और एक होता है आपका हाइड्रोस्फेयर, है ना। इन तीनों को मिला के, क्योंकि हमें मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो लाइफ के लिए ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सारी चीज़ें जब हमें मिल गई है ना, तो एक जोन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो उस जोन को बोला जाता है व्हाट, बायोस्फीयर। सो ये वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब अर्थ पे किस एरिया में, किस जोन में लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस जोन को बोला जाता है बायोस्फीयर। ठीक, ये बायोस्फीयर हुआ। उसके अलावा अब बायोस्फीयर में भी
पूरी अर्थ पे जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है हमने उसको बायोस्फीयर बोला। अब इस बायोस्फीयर में भी ना डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स है ना, जिसकी अलग अलग एक तरीके से यू कैन से कि डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होगी। डिस्टिंक्ट तरीके के एनिमल वहाँ पे लाई करेंगे, एक पर्टिकुलर तरीके के प्लांट वहाँ पे लाई करेंगे। तो उन जो बायोम है उनकी एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, सैंड होगी चारों तरफ, ड्राई एटमॉस्फेयर होगा और मॉइस्चर बहुत कम होगी, थोड़नी प्लांट्स होंगे वहाँ पे। सो इस तरीके से। तो दिस इज़ द लाइक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट डेजर्ट। तो जहाँ पे भी आपको डेजर्ट मिलेंगे आपको इसी तरीके का एक तरीके एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एवरग्रीन फॉरेस्ट की तो या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी, लश ग्रीन फॉरेस्ट होंगे, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो बेसिकली दीज आर लाइक बायोम्स। तो जहाँ पर भी आपको डेजर्ट सुनने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी, जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सुनने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी। सो ये चीज़ है बायोम। तो बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे बायोम होते हैं, जैसे माउंटेनियस बायोम हो गया, डेजर्ट बायोम है, टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, और डेक्कन प्लेट्यू है, हिमालयन बायोम्स हो गए, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स वी हैव ऑन द अर्थ। इसके अलावा फिर आता है उसके छोटे लेवल पे अगर हम देखें फिर आता है इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम वही कि एक सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सो दैट इज़ वाई उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट एक तरीके से कि दे आर इंटरैक्टिंग तो एक लाइफ मतलब होती है, दैट इज। इसके अलावा इससे छोटे लेवल पे अगर हम चलें तो फिर आती है कम्युनिटीज़, यानी कि इकोसिस्टम में बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स होंगे। जैसे वहाँ पे रैबिट स्पीसीज़ भी होगी, डियर स्पीसीज़ होगी, लायन स्पीसीज़ होगी, ग्रासेस की स्पीसीज़ भी होगी, प्लांट्स की स्पीसीज़ होगी, हर्ब्स होंगे, सर्ब्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, बर्ड्स होंगी। सो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, है ना। तो इन सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को मिला के अगर आप देखो तो ये बनती है कम्युनिटी। तो उस इकोसिस्टम में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होंगी। फिर उसके बाद इससे छोटे लेवल पे आता है पॉपुलेशन। मतलब कि जब आप देखो कि अगर एक कम्युनिटी में अगर आप देखो और कम्युनिटी को अगर आप ओपनली अगर देखो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगी। तो एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबको क्या बोला जाता है, एक पॉपुलेशन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रैबिट की बात की, टाइगर की बात की, ग्रास की बात की, ट्री बर्ड्स की बात की, डियर की बात की। तो ये सब मिला के क्या है, कम्युनिटी है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखिए तो ये एक जो एक रैबिट की अगर मैं बात करूँ तो रैबिट पूरी स्पीसीज ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी। सो पॉपुलेशन इज व्हाट, पॉपुलेशन इज बेसिकली कि एक जो स्पीसीज है डिफरेंट टाइप सेम टाइप की स्पीसीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, सो दैट इज वन पॉपुलेशन। सो एक स्पीसीज में जो इंडिविजुअल, एक स्पीसीज में जितने भी इंडिविजुअल हैं, सो उन सबको आप बोलते हो पॉपुलेशन। तो बेसिकली एक स्पीसीज को पॉपुलेशन कंसीडर किया गया है ना। सो अगर उस पॉपुलेशन में भी अगर हम लोअर लेवल पे जाएं तो एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, मतलब हमने रैबिट स्पीसीज को लिया तो ये एक पॉपुलेशन हुई है ना। सो इसमें भी बहुत सारे रैबिट्स होंगे, तो वो जो एक रैबिट है उसको आप बोलते हो ऑर्गेनिज्म। तो पॉपुलेशन में भी जो एक इंडिविजुअल है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब जो ऑर्गेनिज्म है अगर हम उसको और डिक्रीजिंग लेवल पे जाएं तो ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन से, है ना। ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज से। टिश्यूज कैसे बनती है, सेम टाइप्स की सेल्स जब मिलती है तो बनाती है टिश्यू। और सेल्स कैसे बनता है, प्रोटोप्लाज्म से। और प्रोटोप्लाज्म मतलब मॉलिक्यूल, उसमें बहुत सारे लिपिड्स होंगे, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे। तो एक तरीके से कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा। सो इस मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। और ये मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं एक इंडिविजुअल एटम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन ये बना कैसे है, ऑक्सीजन के दो एटम से, ठीक है। सो इसमें जो एक इंडिविजुअल होगा इसको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। So I hope I am able to make you understand this concept of level of organization। ये important है क्योंकि ये chronological order में पूछ लिया जाता है। चलिए इसको हम एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं, इसको वापस से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको देखा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो दैट विल बी मोर इजी। आई होप सो कि दैट विल बी मोर इजी। मुझे वो इजी लगता है कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं।
एक बार इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए सबसे छोटे लेवल पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जब बहुत सारे एटम मिलते हैं ना तो मॉलिक्यूल बनता है, मतलब वी आर गोइंग ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर कि छोटे से बड़ी चीज़ें किस तरीके से बनेंगी। तो जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, O2 बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं ओजोन की बात करूँ तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो O3 बन जाएगा। तो इसमें एक जो इंडिविजुअल है वो क्या हुआ, एटम हुआ। तो एक एटम, इस तरीके से बहुत सारे एटम मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल बना। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो फैट बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है किसको जन्म देता है, ये सेल, मतलब सेल एक तरीके से, सेल इससे बनी होती है, प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। मतलब अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनलीज होंगी और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे वहाँ से, फैट्स होगा, साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर, वाटर कंटेंट होगा एंड सेल्यूलोज होगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सेल बनी होती है प्रोटोप्लाज्म से। फिर बहुत सारी एक तरीके की सेल को मिला के क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है। और बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या बना होता है, ऑर्गन्स बने होते हैं, है ना। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है। जो ब्लड वेसल्स है वो एक ऑर्गन हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लंग्स है वो एक ऑर्गन हुए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन को जब आप मिलाओगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूँ, तो जैसे ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे हार्ट है सबसे पहला, इसके अलावा ब्लड वेसल्स है, इसके अलावा इसके अलावा कैपिलरीज भी इसमें आ जाएंगी, जो कि ब्लड वेसल्स में आ जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम को मिला के, बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के आपका पूरा एक सिस्टम बनता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसमें भी आ जाएगा आपका फार्नेक्स आ जाएगा, और इसके अलावा ट्रैकिया आ जाएगा, और लंग्स आ जाएंगे, एल्वोलाई आ जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को मिला के पूरा आपका क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। सो दैट इज, फिर जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे, यानी कि ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, जैसे बहुत सारे जब सिस्टम मिलेंगे किस तरीके से, देखिए यहाँ पे तुम पढ़ते हैं, जो बहुत सारे सिस्टम इस तरीके से मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और यू कैन से वास्कुलर, नो वास्कुलर नहीं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सो जब ये सिस्टम मिलते हैं तो ये हमारी बॉडी में यही सब सिस्टम तो होते हैं जिनके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन कर पाता है। तो जब एक पूरे सिस्टम मिलेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे तो वो एक क्या बनेगा, एक जिंदा इंसान या जिंदा ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो उसको आप बोलते हो कि अब इन सारे सिस्टम से मिलके पूरा क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। अब जब एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एक तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डियर की, तो सब जो है यहाँ पे डियर ही है ना, डियर स्पीसीज है। तो जब एक तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो बनाएंगे वो पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक ही इस प्रजाति के होते हैं, ये एक ही स्पीसीज के होते हैं, ये बोला गया है। तो इस तरीके से जब और डिफरेंट तरीके की पॉपुलेशन मिलाई जाएंगी, मतलब आपने डियर की स्पीसीज मिलाई, रेबिट की स्पीसीज हो गई, ये ग्रास हो गई, ये ट्रीज हो गए, ये बर्ड्स हो गए, ये कैमल हो गया, या डिफरेंट स्पीसीज। तो जब आप इन सबको मिलाते हो तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को या डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन को जब आप जोड़ देते हो तो पूरा जो बनता है वो क्या बन जाता है, आपका कम्युनिटी। तो पूरी आपकी बन जाती है कम्युनिटी। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ को जब आप जोड़ते हो, जब बहुत सारी कम्युनिटी मिलती हैं तो क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है, जिसमें आपके अलग अलग तरीके की कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। यानी कि बायोटिक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, अबायोटिक बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे लाई करेंगे, तो ये क्या बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है। तो एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि फंक्शनल होगा। बायोटिक फैक्टर्स इसमें इंटरडिपेंडेंट हो गया अबायोटिक पे, अबायोटिक होंगे इंटरडिपेंडेंट बायोटिक पे। सो ये इकोसिस्टम बन जाएगा। इस तरीके से जब इकोसिस्टम बड़े लेवल पे आप कंबाइन करोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो छोटे छोटे लेवल पे अगर आप डेजर्ट की बात करो तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की जो सिचुएशन है वो परसिस्ट करेंगी, है ना। तो जब आप छोटे लेवल पे इकोसिस्टम को मिलाते हो तो बड़े लेवल पे उसको नाम दे दिया जाता है बायोम।
और इस तरीके से बहुत सारे बायोम मिला के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, मतलब ओवरऑल अर्थ बनाते हैं। यानी हमारी अर्थ पे ओवरऑल बायोम, माउंटेनियस बायोम, टेगा बायोम, टुंड्रा बायोम, डेजर्ट बायोम, हिमालयन बायोम, डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन एरियाज, तो ये सारी चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं। तो ओवरऑल ये क्या बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब ये बायोस्फीयर क्या है, ये बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अलावा अबायोटिक फैक्टर भी तो है। सो पूरे अबायोटिक फैक्टर और पूरा वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ओवरऑल हर चीज़ को मिला के क्या बनती है, अर्थ बनती है। अब अर्थ किस में है, अर्थ एक बड़े सिस्टम में आती है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में से एक प्लैनेट है आपका अर्थ, तो उससे बड़े लेवल पे क्या जा रहा है, सोलर सिस्टम। अब जो सोलर सिस्टम है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, यानी कि गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है जिसमें लाइफ एग्जिस्टिंग प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, जो कि है अर्थ, है ना। तो अब जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सी कहाँ लाई करती है, यूनिवर्स में लाई करती है। यूनिवर्स बहुत बड़ा ब्रह्मांड जहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज लाई करती हैं इस तरीके की, और उन गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। सो ये बात बोली गई है। सो दैट दिस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो लेवल बाय लेवल दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे। तो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, ये पिक्चर है, इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। देखिए इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअल मतलब है अकेला, अकेला इंडिविजुअल, जैसे फिश स्पीसीज की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी, इसको आप ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, हमने ऊपर भी पढ़ा था ना ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन से बाद में ऑर्गेनिज्म। सो इसको आप ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। अब एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन, है ना। अब अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो कम्युनिटी कैसे बन रही थी, जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, देखिए ये अलग स्पीसीज, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये सब मिला के क्या बना रहे हैं, समुदाय यानी कम्युनिटी बना रहे हैं। ठीक है। अब कम्युनिटी से अगर आप देखिए इकोसिस्टम में क्या अलग है, कि कम्युनिटी में तो सिर्फ लिविंग चीज़ें थी, बायोटिक फैक्टर थे। लेकिन जब वो चीज़ें मिल जाती है अबायोटिक फैक्टर्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी के साथ, पानी के साथ, रॉक्स के साथ, तो यानी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दे नाउ आर इंटरैक्टिंग, है ना। सो ये जो पूरा सिस्टम है इंटरैक्शन का बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक। अब ऐसे इकोसिस्टम बड़े लेवल पे जब हम इसको देखें या बड़े लेवल पे इसको काउंट करें तो उसको बोला जाता है बायोम। ठीक। अब बायोम जब उससे भी बड़े लेवल पे हम देखें तो पूरा ये क्या हो जाता है, बायोस्फीयर हो जाता है, जिसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट बायोम जो है आते हैं और टुगेदर दे मेक व्हाट, बायोस्फीयर। सो दैट इज। तो अगर इसमें बायोस्फेयर की मैं बात करूँ तो 3 स्फेयर होते हैं। दैट इज हाइड्रोस्फेयर, यानी कि वो पार्ट या अर्थ का वो एरिया जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है। अब वाटर में भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, मतलब वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, तो वो एरिया। फिर इसके अलावा हमारा सॉइल वाला पार्ट है, यानी मिट्टी वाला पार्ट है, अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट है, तो मिट्टी वाला एरिया। अब मिट्टी में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, आप देख सकते हैं ये रोडेंट्स हैं, प्लांट की रूट्स हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो वो एरिया मिट्टी वाला जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जो लाइफ को सस्टेन करा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें एटमॉस्फेयर यानी एयर वाला पार्ट, तो एयर वाले पार्ट में भी कुछ एरिया में क्या, जैसे बर्ड फ्लाई कर रही हैं, इंसेक्ट्स हैं, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो एरिया जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, तीनों को मिला दें, क्योंकि लाइफ के लिए कहीं ना कहीं एयर भी ज़रूरी होती है, सॉइल भी ज़रूरी होती है, वाटर भी ज़रूरी होता है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें एटमॉस्फेयर की, वाटर की, सॉइल की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो है वो एरिया, इन सब तीनों का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस एरिया को बोला जाता है बायोस्फीयर, यानी कि वो एरिया जो कि लाइफ को सस्टेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज बायोस्फीयर। अब देखिए बायोम की अगर हम बात करें तो बायोम हम यहाँ से देखते हैं। सो इस तरीके से इसको पढ़िए। देखिए अगर हम इस तरीके से जाते हैं ऊपर की साइड, अगर हम मूव करते हैं तो ये ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरियाज है। फिर हम पोलर एरिया की तरफ जब जाते हैं ऊपर, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ में ये वाला जो रीजन है, इसको ब्लू से हम देख लेते हैं, येलो से, ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। जीरो इक्वेटर, 0 डिग्री पे लाई करता है, सन की जो रेज है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला हिस्सा ये ट्रॉपिकल जोन, और नीचे वाला हिस्सा ये रेड में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती हैं, तो ये बहुत गर्म इलाका होता है। इसके अलावा ये ग्रीन वाला पार्ट, इसे बोला जाता है
टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन। सो ये 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। यहाँ पे सन की जो रेज है वो थोड़ा देर से पहुँचती हैं, इस तरीके से पहुँचेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचती हैं। तो ये जो एरिया है वो कंपैरेटिवली ठंडा इलाका होता है, किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल जोन के। ट्रॉपिकल जोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा होता है। फिर हम जाते हैं ऊपर, दैट इज़ पोलर जोन, ये वाला जो जोन है। तो ये यहाँ पे देखिए सन की रेज बहुत देर बाद आएंगी, है ना। सन की रेज काफ़ी देर बाद आती है, यानी कि कम जो रेज है वो सन की यहाँ पर पड़ती है। यहाँ देखिए सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ, डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, ट्रॉपिकल जोन में। उसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन में, और पोलर जोन में तो बहुत कम लाइट आ रही है। सो ये बात बोली गई है यहाँ पे। तो पोलर जोन ऐसे एरियाज होते हैं जो कि फ्रीज एरियाज होते हैं, जैसे कि आर्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक। सो ये सब जो है फ्री पर्मा फ्रोस्ट जहाँ पे होते हैं, यानी कि वो इलाके सालों सालों तक ठंडे रहते हैं, मतलब जमी हुई रहती है वहाँ पे बर्फ। तो ये बात बोली गई है। सो वही बात इसमें बताई गई है कि अगर आप ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया की तरफ मूव करते हैं, यानी कि आर्कटिक रीजन की तरफ मूव करते हैं। सो देखो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ये वाला रीजन, मिडल वाला। इसको इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर जोन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर जोन। सो उसको आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये वाला क्या है आपका, ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला इससे ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे सन की क्योंकि लाइट, बहुत अच्छी खासी लाइट आ रही है, सन की रेज आपके बहुत वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में मिल रही है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन भी अच्छा खासा होगा, इवेपोरेशन होगा तो बारिश भी अच्छी होगी, तो यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है, सनलाइट भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज परसिस्ट मतलब करती हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं और ग्रासलैंड हो, यहाँ पे अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है ट्रॉपिकल रीजन जो है। अगर उससे ऊपर थोड़ा सा हम जाए, सब ट्रॉपिकल एरिया या टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन ये वाला, या टेम्परेट जोन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेजर्ट लाई करते हैं, चैपरल ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे लाई करते हैं। डाइवर्सिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ट्रीज़ है और यहाँ पे कम हो गए, जैसे ही हम ऊपर गए ट्रीज़ जो है वो कम हो गए। वही बात बताई गई है। इसके अलावा जब हम सब आर्कटिक रीजन में जाते हैं, मतलब मिडल रीजन बेसिकली, टेम्परेट और आर्कटिक रीजन के बीच का, यानी पोलर रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच का जो रीजन है, तो यहाँ पे बोरल फॉरेस्ट लाई करते हैं। यानी कि आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, एक ही तरीके के समहाउ फॉरेस्ट परसिस्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट आती नहीं है, तो एरिया बहुत ठंडा हो जाता है कंपैरेटिवली। और जो ठंडे इलाके हैं वो ज़्यादा स्पीसीज़ को सस्टेन नहीं करा पाते, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एक ही तरीके के फॉरेस्ट आपको मिलता है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट एक तरीके से, कोनिकल जो ट्रीज होते हैं बेसिकली। फिर इसके अलावा अगर हम ऊपर चलते हैं, दैट इज़ इन पोलर रीजन। तो जब हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो पोलर रीजन वो इलाके होते हैं जहाँ पे सन की जो रेज होती है वो ना के बराबर पहुँचती हैं। मतलब ये इलाके बहुत ठंडे होते हैं, पर्मा फ्रोस्ट यहाँ पे होती है, बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो बर्फ़ जो है वो जमी रहती है। तो ऐसे एरियाज़ को टुंड्रा बोला जाता है, जहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। सो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम जब मूव किए तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। और अगर हम पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो ड्राइनेस इंक्रीज़ हो रही है। ओके, ड्राइनेस इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि सन की रेज़ डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो ड्राइनेस इंक्रीज़ यहाँ पे होती है। सो आई होप ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अ, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो येलो वाला पोर्शन है दैट डिपिक्ट द सब ट्रॉपिकल रीजन, और इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है, अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि मिडल से होके जा रहा है इंडिया के। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में ऊपर वाली कंट्रीज आती है और नीचे वाली कंट्रीज जो आती है वो ट्रॉपिकल रीजन में कहीं ना कहीं फॉल होती है। ये चीज़ बताई गई है। अब इसके अलावा हम इसमें जो हमने पढ़ी थी ऊपर चीज़ें, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था बायोस्फेयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। बट अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तभी के लिए, तब तक के लिए आपकी जो भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट,
एंड तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम भी आने वाला है तो पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज़, एंड थैंक यू फॉर शावरिंग मी सो मच लव एंड सो मच लाइक ट्रस्ट। सो जिसकी थ्रू मैं अभी मोटिवेट हो रही हूँ, एंड आई एम जस्ट ट्राई टू डू माई बेस्ट। और आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ताकि मैं उन चीज़ों को अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाके उन चीज़ों को आप तक पहुँचा पाऊँ और चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।